आपको खबर देते हैं कि नैब तरमीम के खिलाफ केस में आज भी कार्रवाई जारी रही और बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। इस केस में फैसला महफूज कर लिया गया है। नैब तरमीम केस का फैसला महफूज कर लिया गया है। आज के केस में बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर पेश हुए और अब से कुछ देर पहले वक्फे के बाद उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। दलाइल उनकी जानिब से पेश किए गए और इस वक्त फैसला महफूज कर लिया गया है। बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज ज़की। अरफा, बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, फैसला क्या लिखवाया जा रहा है? अभी जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम पर जो हुकूमती अपीलें थी उस पर जो वो फैसला अब महफूज कर लिया गया है और जिसमें जो वो अभी वक्फे में तीन जो इस पर समाते हुए 3 बार कॉल हुए केस और जो पहली और दूसरी बार जो कॉल हुआ था तो उसका ख्वाजा हारिस जो मुआवन थे वकील, उन्होंने जो वो दलाइल दिए थे और जो आखिरी अभी जो समात हुई है उस पर जो वो जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने जो है वो दलाइल दिए। आपको कुछ उनके जो दलाइल हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे ही वो अपने दलाइल देना शुरू किया उन्होंने तो उनसे चीफ जस्टिस ने जो इस्तफसार किया कि अरफा, यहाँ पर आपको रोकेंगे, आप ये बताइएगा कि इस वक्त फैसला लिखवाया जा रहा है? फैसला जो वो इस टाइम नहीं लिखवाया जा रहा। अच्छा। जो इस पर सिर्फ ये एक जो है वो बात की है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, जो जजेस हैं मौजूद उनकी जानिब से सिर्फ ये बात की गई है कि अगर किसी ने मजीद दस्तावेजात जो वो जमा करवाने हैं तो वो 1 हफ्ते में जो वो करवा दें। लेकिन ये फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया है और इससे कबल जो है वो बानी पीटीआई ने जो वो दलाइल दिए थे और उन दलाइल में जो है वो उन्होंने जब शुरू किया तो चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या आवाज आ रही है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है और फिर उन्होंने अपनी बात का जो है वो आगाज किया। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि आपने लिखा है कि मैंने गुज़श्ता समात पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो वो की थी, मुझे समझ नहीं आई कि कौन सी मैंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर दी थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप उर्दू में अगर बात कर लें तो बेहतर होगा। फिर बानी पीटीआई ने उर्दू में जो वो अपनी बात का आगाज किया। उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ हुई, कहा गया कि मैं गैर जिम्मेदाराना कैरेक्टर हूँ जिसके बायस बराह रास्त जो वो ये समाज जो वो नशर नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते, आप जो वो नजरसानी दायर जो वो इस पर कर सकते हैं। बानी पीटीआई ने कहा कि मैं तरामीम खिलाफ जो केस है उस पर हुकूमती अपील की जो मुखालफत करता हूँ और उस पर काजी फैज ईसा जो चीफ जस्टिस ने उन्होंने कहा कि आप अपने केस पर ही जो वो बात करें। बानी पीटीआई ने इस पर कहा कि चीफ जो जस्टिस अतमिनल्लाह ने कहा कि तरामीम हुई तो मेरा जो वो उस पर नुकसान हुआ, मुझे 14 साल की कैद हो गई है, मैंने तोशा खाना तोहफे की कीमत जो वो कम लगाई, 2.25 करोड़ रुपए की मेरी घड़ी 3 अरब रुपए में जो वो दुनिया को दिखाई गई है। मैं कहता हूँ अगर नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे तो अच्छा होगा। बानी पीटीआई ने मजीद कहा कि हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नैब पर जो इत्तेफाक नहीं होता तो 3rd अंपायर जो उसे तैनात कर दिया जाता है। नैब इसके बाद 3rd अंपायर के मातहत ही जो वो काम करता है। उन्होंने मजीद कहा कि नैब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था। बरतानिया में जमहूरी निज़ाम अखलाकियात और कानून की बालादस्ती एहतसाब पर जो वो उस पर कायम है सारों का निज़ाम। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उस पर जो वो बानी पीटीआई से इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं, तो बानी पीटीआई ने उस पर जो है वो इंतखाबात को रेफर करके कहा कि फॉर्म 47 वाले जो है वो तरमीम नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उस पर कहा कि आप फिर इसी तरफ जा रहे हैं जो केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। जस्टिस अतमिनल्लाह ने उस पर कहा कि इमरान खान साहब इन तरामीम को कलअदम करने की कोई वजह जो है वो नहीं है, आपने मेरा नोट नहीं पढ़ा, शायद नैब से मुतालिक आपके बयान के बाद क्या बाकी जो वो रह गया है। इमरान खान साहब आपका नैब पर क्या एतबार रहेगा? बानी पीटीआई ने इस पर कहा कि मेरे साथ 5 रोज में नैब ने जो किया उसके बाद क्या एतबार होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जेल में जाके तो मजीद जो है मेच्योरिटी आप में आई है। बानी पीटीआई ने कहा कि 27 साल कबल भी निजाम का यही हाल था, इसी वजह से मैंने सियासत में जो कदम रखा था। गरीब मुल्कों के 7,000 अरब डॉलर जो है वो बाहर इस टाइम जो पड़े हैं, उन इस काम को रोकना होगा, करप्शन को रोकना होगा। मैं इस वक्त नैब को जो है वो भुगत रहा हूँ, नैब को बेहतर होना होगा, करप्शन के खिलाफ एक मखसूस इदारे की जो है वो हमें जरूरत है। और मजीद जो है उन्होंने कहा कि मैं जेल में ही हूँ, तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी लेकिन मुल्क का जो है वो इस पर दिवालिया निकल जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ मिल बैठकर आप जो इस पर बात करें, जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि जो पानी है वो पाक है नापाक है, आप आग को तो जरूर बुझाएं। बानी पीटीआई ने इस पर कहा कि भारत में अरविंद केजरीवाल को आजाद करके जो है वो उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की जो है वो इजाजत दी गई थी और मुझे 5 दिनों में ही सजाएं देकर जो इंतखाबात से बिल्कुल ही जो वो बाहर कर दिया गया था। जैसे जमाल मंदोखेल ने दिया मजीद किया
कुछ भी हो गया हो तो हमें शिकवा जो है वो आपसे और सियासतदानों से जो जरूर होगा। हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप जो है वो हमारी तरफ देख रहे हैं। जो चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा ने, उन्होंने जो है वो बानी पीटीआई को जो है वो साइफर केस से मुतालिक जो बात करने से इस दौरान जो है वो रोका और उन्होंने कहा कि साइफर केस में शायद अपील जो हमारे पास ही आए। बानी पीटीआई ने कहा मैं ज़ेर-ए-इल्तवा केस की बात जो है वो नहीं कर रहा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा यही खदशा था कि ज़ेर-ए-इल्तवा केस पर बात आप ना ही करें। बानी पीटीआई ने मजीद फिर कहा कि शरह नमू 6.2 पर थी, हुकूमत साजिश के तहत हमें जो है वो निकाल दिया गया था। पार्लियामेंट जाकर इसी साजिश हुकूमत को जवाब जो है वो मैं नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से जो है वो खत्म हो गई थी और ये साजिश के तहत हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक तरफ आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप एमनेस्टी जो है वो देते हैं। बानी पीटीआई ने कहा हमने हुकूमत आने के बाद ब्लैक इकॉनमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की जो वो जरूरत है, सबको एक साथ बैठने की जो वो जरूरत है। हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे मगर आपको रोक जो है वो हम लोग नहीं रहे। डायलॉग से कई चीजें जो है वो हल उस पर निकल आता है। फारूक नाइक साहब, आपकी भी जो है वो जिम्मेदारी है। फिर इस पर जस्टिस तमिलना साहब ने कहा कि हम बुनियादी हकूक के मुहाफिज हैं मगर आप सियासतदान भी जो है वो इस पर जरूर एहसास करें। और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस पर कहा कि खान साहब आप सारा दिन बहुत तहम्मुल से जो बैठे रहे हैं और इस दौरान जो है वो जब चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो एक रिमार्क्स दिए कि नैब ने रिकॉर्डेड केस में 10 अरब डॉलर की जो रिकवरी जो वो कैसे लिख दिया, तो नैब प्रोसिक्यूटर ने इसमें कहा कि ये हमारी इनडायरेक्ट जो है वो रिकवरी थी और इस पर जो है वो चीफ जस्टिस बहुत ज्यादा जो है वो भरम हो गए। तो उन्होंने ये भी कहा कि ये वाले नैब प्रोसिक्यूटर मुझे अब जो है वो इस अदालत में नजर नहीं आने चाहिए। तो अब ये समाअत मुकम्मल हो गई है। जो ख्वाजा हारिस थे मुआवन जो थे अदालत की तरफ से, उन्होंने भी अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। बानी पीटीआई ने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं और जो हिदायत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि अगर किसी से मजीद दफ्तर विजात जमा कराने तो एक हफ्ते में अंदर करा दें और फैसला महफूज कर लिया गया। जी बहुत शुक्रिया आरफा फिरोज ज़की, हमें बड़ी खबर दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत मुकम्मल कर ली है, फैसला महफूज कर लिया है। कहा गया है कि मजीद कोई दस्तावेज जमा करानी हो तो एक हफ्ते में जमा करवा दें, फैसला महफूज हो गया है। आज इस केस में आज की समाअत में बानी पीटीआई वीडियो लिंक पर अदालत में पेश हुए, उन्होंने अपने दलाइल दिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में फैसला महफूज कर लिया है और कहा गया है कि अगर किसी ने मजीद दस्तावेजात जमा करानी हैं तो एक हफ्ते में जमा करवा दें। ताहम फैसला इस हवाले से महफूज कर लिया गया है। आज की अहम बात ये थी कि जब बानी पीटीआई की जानिब से अपने दलाइल का आगाज़ किया गया तो वो पूरी सूरत हाल सामने रखी गई, जिसमें कई मौक़े पर उनसे कहा गया कि ज़ेर-ए-इल्तिवा जो केसेस हैं उनसे मुताल्लिक़ दलाइल ना दें, हो सकता है ये केसेस बाद में सुप्रीम कोर्ट ही आए। साथ ही जो मामला ज़ेर गौर आया और मशवरा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की जानिब से कि ये ज़रूरी है कि बातचीत के ज़रिए मुल्क को बेहतरी की जानिब ले जाया जाए। पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद खान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन के हवाले से ख़ास बात की क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। मिसाल के तौर पे एक जज साहब ने पूछा कि आपने आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं बैठे, फिर आपकी जब नो कॉन्फिडेंस आया उसके बाद आपने क्यों इस्तीफ़े दे दिए, तो आप बैठते और आप इनको ये जो अमेंडमेंट्स हो रही थी आप इनके खिलाफ वोट करते या अपोजिशन कर रहे इन पार्लियामेंट। तो उस पर इमरान खान साहब ने अपना वक़्फ़ दिया क्योंकि आपको पता है कि साइफर का भी फैसला तो आ गया है और वो जो भी हुआ जिस तरीके से हटाया गया, तो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अगर पार्लियामेंट में बैठता तो मैं उन्हें लेजिटिमेट कर देता, जो कि एक गलत तरीके से जिन्होंने आके जो पूरी चीज़ की है वो जो अब आपके सामने आ चुकी है। उन्होंने क्या अदालत से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर पूरी कौम की नज़रें हैं और जो कुछ पाकिस्तान में जुल्म बर्बरियत और एक फाशिज़म हो रही है उस हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हैं। और इस हवाले से आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब ने 2 पटिशन्स भी दाखिल की हुई हैं, एक इलेक्शन के हवाले से और दूसरा जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है इस हवाले से वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सुनी जाएंगी। इमरान खान खुद पेश होकर इसी तरह अपना जो है वो उसमें भी मौक़िफ़ जो है वो बयान करेंगे। यहाँ पे बात हुई बातचीत की और पार्लियामेंट से, और उन्होंने वहाँ पर हम 2 पार्लियामेंटेरियंस मौजूद थे तो उन्होंने बुलाया फारूक नाइक साहब को और मुझे, तो उन्होंने ये बात की। लेकिन बात यह है कि
यहाँ पे ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनसे बात होनी चाहिए। ट्रूली इलेक्टेड का मतलब जो फॉर्म 45 की पार्लियामेंट जिसको अवाम ने, कौम ने जिसको वोट दिया है, असल वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अवाम के नुमाइंदे वो होते हैं, क्योंकि अवाम उनको मुंतखब करती है। ये नहीं हो सकता कि अवाम ने इनको मुंतखब किया है और ये आ जाएं, या इनको किया और ये आ जाएं, ऐसा नहीं होता। तो ट्रूली डेमोक्रेसी इसी तरह से तो काम करती है, तो ये ठीक बात है। लेकिन जो ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल भी देता हूँ, क्योंकि वहाँ तो बात करने का मौका उस तरह से नहीं मिला, लेकिन फैटिव की लेजिस्लेशन आपको सबको याद होगी। वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन थी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लेजिस्लेशन थी। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उन्होंने इनको दावत दी अपोजिशन पार्टीज़ को कि वो आए पार्लियामेंट में और आके इस कानून साजी में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने बजाय इसके कि वो बैठ के बातचीत करते या बैठ के वो कोई चीज़ करते, उन्होंने उल्टा क्या किया कि ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि हम आपको फैटिव में वोट नहीं करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ वोट नहीं करेंगे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के हवाले से, बल्कि हम क्या करेंगे, हम यही जो NRO जो नैब अपेंडमेंट्स जो ये लेके आना चाह रहे थे, जो आते साथ इन्होंने गवर्नमेंट में अपने आप को जो रिलीफ दिया, इसके ऊपर बार्गेन करना चाह रहे थे वो। यानी बजाय इसके कि एक अवामी मुफाद की लेजिस्लेशन के ऊपर आके उसके ऊपर अपना नुक्ता नज़र दें, ये बार्गेन करने लग गए। तो इमरान खान साहब, और फिर कोविड में इमरान खान साहब ने इनको दावत दी कि आप आएँ हमारे साथ बैठें। इन्होंने वहाँ पर भी नहीं बैठे, ये बल्कि कोविड में कांपे टांगी जलसे करने शुरू हो गए, यहाँ कांपे टांग रही हैं, तो वो भी ठीक नहीं था। लेकिन हमने कोई पर्चा किसी के खिलाफ, इमरान खान की गवर्नमेंट ने कोई पर्चा नहीं था। डी चौक में आके इन्होंने जलसे किए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार ये आए इस्लामाबाद। इमरान खान ने एक पर्चा किसी के खिलाफ नहीं कटवाया और कुछ भी नहीं किया। तो बातचीत के लिए बात जो है वो फॉर्म 45 जो ट्रूली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से जी देखिए, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अदालत लगी, रात को लेट नाइट अदालत लगी, तो इमरान खान ने कुछ भी नहीं आगे से डायरी उठाई और घर चले गए। इमरान खान तो अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत पे क्या हुआ था, किस तरह से हमला आवर हुए थे, तो ये तारीख आपको बताती है सारे इवेंट्स। इमरान खान हमेशा अदालतों का भी और रूल ऑफ लॉ के साथ और कानून के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, आज बाकायदा तौर पे जजेस ने ये भी ऑफर की। PTI रहनुमा फैसल जावेद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे अरफा फिरोज ज़की, उनसे तफसीलात जानेंगे। अरफा बताइएगा, बता रहे थे कि आज केस में समाअत का जो अहवाल रहा, आज अथर मिनला ख्वाजा हारिस साहब का बड़ा दिलचस्प मुकालमा हुआ, उसके बारे में बताइएगा, जब उन्होंने कहा कि आप अपने मौकिल को ही मुश्किल में डाल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज जो है वो जो ख्वाजा हारिस हैं, जो अदालत की जानिब से जो है वो मुआवन लगाए गए थे, उन्होंने जो आज अपने दलाइल दिए और उन्होंने जो है वो एक हिस्ट्री भी उन्होंने बताई थी। उन्होंने बताया कि 1999 में जो है वो ये नैब ऑर्डिनेंस बनाया गया था, उससे पहले जो है वो एहतसाब एक्ट जो था, जिससे तमाम जो है वो करप्शन के केसेस उससे जो उसको जांचा जाता था, और उसी पर जो है वो गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने जो इस पे जो मजीद थे जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी इस पर जो उनसे बातचीत की थी, और जो ख्वाजा हारिस थे उन्होंने अपने दलाइल जो वो दिए थे, और उसके बाद जो है वो जो चीफ जस्टिस जो ख्वाजा हारिस के दलाइल थे, उन्होंने ऐसा भी कहा कि अरफा हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं जी अरफा? अरफा से हम कोशिश करेंगे दोबारा राबता करें। आज आपको बताते हैं आज की समाअत का अहवाल। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज की समाअत का हुक्मनामा
लिखवा दिया है। आज का ऑर्डर है। नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसे गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। अपने ऑर्डर में चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट पेश करें। सुप्रीम कोर्ट में आया है कि नैब का गुज़िश्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा वफाकी हुकूमत इस केस में अपील दायर कर सकती थी। नैब की बजट स्टेटमेंट कहाँ है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नैब प्रोसिक्यूटर से सवाल। आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया गया है और आपको बताते हैं कि नैब तरमीम के खिलाफ केस में आज भी बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। उन्होंने अपने दलाइल दिए और मुख्तलिफ मामलात पर सवालात भी पूछे गए। बानी पीटीआई का कहना था कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई है जब उन्हें कहा गया कि वो गैर जिम्मेदार कैरेक्टर हैं, इसलिए उन्हें बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि जज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते। आज सुबह जो समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ख्वाजा हारिस से सवाल किया कि एमनेस्टी स्कीम क्यों दी थी आपने, तो इस पर ख्वाजा हारिस ने उस वक्त जवाब दिया कि ये मुआशी मामला है, इस पर नहीं जाना चाहते। लेकिन बानी पीटीआई से यही सवाल किया गया तो उनका ये कहना था कि एमनेस्टी स्कीम एक दफ़ा ब्लैक मनी को मेन स्ट्रीम करने के लिए दी गई थी और उसके असरात भी सामने आए थे। अरफा फिरोज जकी नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा बताइएगा, आज की समाअत का रिटन ऑर्डर आ गया है? बिल्कुल, आज की समाअत का जो वो हुक्मनामा जो वो लिखवा दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो समाअत का हुक्मनामा लिखवाया और हुक्मनामे में जो वो उन्होंने लिखा है कि नैब का $10 अरब रिकवरी का क्रेडिट जो है वो लेना सरप्राइजिंग था। इदारों की जानिब से ऐसी गलत दस्तावेजात जमा नहीं होनी चाहिए थी और चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल खुद रिकवरी और बजट की असल रिपोर्ट जो वो पेश करें और अदालत में। और ये भी लिखवाया कि नैब का गुज़श्ता 10 साल का सालाना बजट भी देखना जो वो इसमें चाहते हैं, क्योंकि इससे कबल जब ये जो अदालती समाज जब खत्म होने लगी थी तो इस पर जो है वो नैब का बजट उसके हवाले से जो बातचीत की थी उस पर जो है इस्तफसार किया गया था चीफ जस्टिस की जानिब से नैब प्रोसिक्यूटर से। और अनफॉर्चुनेटली जो नैब प्रोसिक्यूटर थे उनकी तरफ से कोई भी जवाब जो वो देने से वो कासिर थे, उन्होंने जवाब जो वो इस पर कोई नहीं दे पाए। तो उसी पर हुक्मनामे में लिखा गया कि नैब का गुज़श्ता 10 साल का जो सालाना बजट है वो भी देखना जो है वो चाहते हैं। और अब ये हुक्मनामा जो लिखवा दिया गया, फैसला जो वो महफूज अब कर लिया गया। और ये भी साथ में कहा है कि अगर एक मजीद अगर इसमें दस्तावेजात अगर देने हैं तो फिर 1 हफ्ते के अंदर सब फरीकीन को जो फ्रीकैन को जो है वो टाइम है, आप 1 हफ्ते के अंदर तमाम जो मजीद दस्तावेजात हैं वो अगर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ख्वाजा हारिस ने भी इस पर दलाइल मुकम्मल कर लिए, बानी पीटीआई ने भी इस पर आज दलाइल मुकम्मल कर लिए। बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज की हमारे साथ मौजूद थे। द न्यूज़ की खबर के मुताबिक IMF ने आने वाले बजट में पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाने की सिफारिश की है, जबकि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम पहले ही नाइंसाफी पर मबनी है, जिसमें तनख्वाहदार तबका 300 अरब रुपए टैक्स देता है, जबकि रिटेल और होलसेल सेक्टर सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देता है। इस सिलसिले में मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन का पैगाम मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान चलाना है तो सबको अपने हिस्से का बोझ उठाना होगा। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि हमारा तनख्वाहदार तबका तकरीबन 300 अरब रुपए टैक्स अदा करता है, जबकि पूरे मुल्क के रिटेलर्स, होलसेलर्स और बड़े बड़े स्टोर्स मिलाकर भी सिर्फ 71 अरब रुपए टैक्स देते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो GDP का 18% होने पर भी 61% टैक्स देता है। यही हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो मुल्क की GDP का 6% है, लेकिन हम इससे 0.3% से भी कम टैक्स जमा कर पाते हैं। अब इस नाइंसाफी को खत्म करना होगा। इसलिए जाती, कारोबारी और सियासी मफाद को नहीं, मुल्क बचाना है तो इस बार पाकिस्तान के लिए कर डालें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी मकतूल यूट्यूबर साद सिद्दीकी के घर पहुंच गए। साद के कत्ल की मजम्मत की और बच्चों के तालीमी अखराजात खुद उठाने का ऐलान किया। मकतूल के वालिदैन ने गवर्नर सिंध से कहा कि उनकी आमद से बहुत हौसला मिला। कामरान टिसोरी ने कहा कि सिक्योरिटी कंपनीज की स्क्रूटनी होनी चाहिए। साजिशी नासिर बैरून सरमायाकारों को कराची में सरमायाकारी से रोकना चाहते हैं। शहर कायद को ही क्यों शहर लावारिस बनाया जा रहा है, हम इसे लावारिस नहीं होने देंगे।